नवरात्रि सहित आने वाले त्योहारों के संबंध में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सदस्यों ने आग्रह किया कि नवरात्रि में गरबों का आयोजन परंपरागत रूप से होना चाहिए, जिसमें कोविड की गाइडलाइन का पूरा पालन करवाया जाए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम तथा पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने सदस्यों के सुझाव पर कहा कि शासन के निर्देशानुसार ही नवरात्रि और अन्य त्योहारों का आयोजन होना है। सदस्यों की भावना से शासन को अवगत करवा दिया जाएगा। यदि कोई दिशा निर्देश मिलते हैं तो प्रशासन को परंपरा को कायम रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। फिलहाल कालिका माता परिसर में गत वर्ष के अनुसार ही अल्प समय के लिए हवन कुंड के आसपास 10 सदस्यीय संख्या के साथ गरबे हो सकेंगे। आयोजन स्थल को 8 फीट की कनात से कवर करना होगा, जिसका समय रात्रि 7 से 8 बजे तक किया गया तथा आरती 8 बजे की जाए। बैठक में बताया गया कि शासन की गाइडलाइन के आने पर दशहरा पर्व की व्यवस्था की जाएगी। शरद पूर्णिमा पर्व, मिलाद उन नबी पर्व, दीपावली, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस पर्व सहित आने वाले पर्वों के संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई। 3 नवंबर से धनतेरस पर्व पर माणक चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर पर पुजारी द्वारा कुबेर की पोटली का वितरण आम जन को किया जाता है और पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दीपावली पर्व पर आतिशबाजी व्यवसाय के लिए अस्थायी तौर पर लगने वाली दुकानों को निर्धारित अवधि के लिए लगाई जाए। बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि में कोरोना की गाइडलाइन प्रभावशील है, तो जिस तरीके से गणेश पूजा में जो जितने सीमित छूट थी वो छूट प्रभावी रहेगी। गरबा के बारे में अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जब तक निर्देश प्राप्त नहीं होते गरबा पे रोक है। अगर आगामी दिनों में इस बारे में अगर किसी छूट के निर्देश प्राप्त होते हैं तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सारे लोगों से डिस्कशन हुआ, समस्याएं सुनी गई और ये निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से कि त्यौहार परंपरागत रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे और सब लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ढंग से त्यौहार मनाएं, इसी बात पर निर्णय लिया। सर, नाइट कर्फ्यू का किस तरह का आदेश रहेगा? नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लागू है और उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। 31 अक्टूबर तक जारी रात्रिकालीन कर्फ्यू सहित कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने बताना चाहूँगा कि आगामी समय में कई सारे त्योहार आने वाले हैं। सभी धर्मों के त्योहार हैं, जिसमें नवरात्रि, दशहरा, मिलादुन नबी, शरद पूर्णिमा, दीपावली, गुरु नानक जयंती, इस तरह के कई सारे प्रोग्राम हैं जो एक के बाद एक होने हैं। साथ ही साथ कोरोना का जो संक्रमण पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, उसके लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी किया गया है। इसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि जिस तरह की व्यवस्था अभी गणेश उत्सव के टाइम पर थी, तो एक फिक्स साइज़ के पंडाल लगा सकेंगे लोग, वो भी अनुमति लेने के बाद, और वहाँ पर संख्या लिमिट रहेगी। किसी भी हालत में वहाँ पर पब्लिक का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। अगर पब्लिक आरती आदि के टाइम पे आती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और किसी भी हालत में वहाँ 50 से अधिक लोग इकट्ठा न हों। और रूल ऑफ 6, जो मंदिर पंडाल के अंदर सिर्फ 6 लोगों को ही रहना अलाउ किया गया है। उसके बाद जो आयोजक लोग हैं उनकी भी जवाबदारी होगी कि वॉलंटियर्स लगाएं, जो कि वहाँ व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और साथ ही साथ किसी भारत में जो साउंड सिस्टम डीजे आदि है वो प्रतिबंधित रहेगा। साउंड सिस्टम अगर यूज करते हैं तो एक सीमित संख्या में ही, एक लिमिट वॉल्यूम में ही वो बजा सकेंगे। दूसरी चीज़ कि आरती आदि के टाइम पर पब्लिक की भीड़ ज़्यादा रहती है, तो उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जवाबदारी भी वॉलंटियर्स आयोजनकर्ता की रहेगी। इवन कई बार देखने में आता है कि रात में पंडाल को वो छोड़ के चले जाते हैं लोग, कोई नहीं रहता है आयोजक की तरफ से। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि 24/7 2400 घंटे वहाँ पर कोई ना कोई वॉलंटियर्स 2 लोग रहेंगे जो मूर्ति की सुरक्षा, दानपेटी की सुरक्षा आदि सुनिश्चित करेंगे। जो बड़ी प्रतिमाएं हैं उनके लिए भी सुनिश्चित किया गया है कि वो CCTV कैमरे लगाएं, जिससे कि मूर्ति, दानपेटी के साथ साथ बाहर का व्यू भी कवर हो, जिससे किसी प्रकार की छेड़खानी, चेन स्नैचिंग, बाइक मोटरसाइकिल चोरी आदि घटनाएं न हो सकें। इसके अलावा जो मूर्ति विसर्जन के समय की व्यवस्था है, उसमें इस तरह का व्यवस्था रखा गया है कि मूर्ति विसर्जन के लिए पहले से इनको अनुमति लेनी होगी और जो आयोजन लोग हैं, मैक्सिमम 10 लोग मूर्ति विसर्जन करने के लिए ले जा सकेंगे, लेकिन किसी भी हालत में उन्हें चल, समारोह, जुलूस, रैली आदि के रूप में ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। यही व्यवस्था अन्य धार्मिक त्योहारों में, चाहे वो मिलादुन नबी का हो, शरद पूर्णिमा का हो, इनमें रखा गया है। किसी प्रकार के चल, समारोह, जुलूस, रैली आदि अलाउ नहीं किया गया है। इसके अलावा
जो मूर्ति विसर्जन के लिए जो आम पब्लिक से के लिए जो गाइडलाइन है वो ये है कि वो मूर्ति खुद ले जाकर जो विसर्जन स्थल तालाब या कुंड या बनाए गए नदी नाले जो बनाए गए वहाँ नहीं ले जा सकेंगे। इनको अपने घर के नज़दीकी ऐसे विसर्जन स्थल बनाए गए हैं जहाँ वो मूर्तियों को रख सकेंगे। वहाँ से फिर नगर निगम की टीम ले जाकर उसको विसर्जन करेगी प्रॉपर प्रोटोकॉल के आधार पर। इसके अलावा जो रात्रि कर्फ्यू है इस वक्त जो हम लोग सख्ती बताएंगे बरतेंगे वो पहले से मैं बताना चाहूँगा ताकि ये जिले की जनता को पता हो, खासतौर से अभिभावकों को पता हो कि रात्रि कर्फ्यू का समय रखा गया है रात में 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। इसमें हम आज से ही इसको हम लोग सख्ती से पालन कराएंगे। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो, टिकट हो, ट्रेन से जाना हो, उसके लिए तो लोगों को अलाउ किया गया है, लेकिन इसके अलावा अनावश्यक घरों के बाहर घूमने वालों को बिल्कुल भी प्रतिबंधित किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी ये खास तौर से शिकायत ये मिल रही है कि रात में 11 बजे के बाद नई उम्र के लड़के हुड़दंगई करते हुए निकलते हैं, बाइक पे 3-3 सवारी निकलती हैं और लोग चौराहों पर, ये प्रतापनगर ओवर ब्रिज पे और अन्य जगहों पर केक काटते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उनको बताना चाहूँगा कि ये सब अभी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रात 11 बजे के बाद रात्रि कर्फ्यू रहेगा, कोरोना कर्फ्यू रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको घर से निकलने अलाउ नहीं किया जाएगा अनटिल अनलेस से कोई इमरजेंसी हो। इसका सभी पालन करें। आज से ही आपको इसमें सख्ती देखने को मिलेगी। इसमें हम लोगों ने फ्रिस्किंग चेकिंग भी रखा है, लोगों की तलाशी भी ली जाएगी ताकि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं चाकूबाजी की या गोली चलाने की उस पर अंकुश लग सके। इसमें जनता से अपेक्षा है कि वो इसमें सहयोग करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। इसमें सभी के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। इसमें हम लोगों ने खास व्यवस्था रखी है कि परिवार या जो अपने परिवार के साथ जा रहे लोग, वृद्धजन लोग हैं, उनको कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े, फेस करना पड़े। इसके लिए हम लोग भी पुलिस को सेंसिटाइज किया है, उनको अवगत कराया है। तो मुझे लगता है कि अगर जनता जुड़ा थोड़ा सा उनको तकलीफ फ्रिस्किंग चेकिंग आदि में होती है, उसमें सहयोग करें। शक्ति की भक्ति मां नव दुर्गा की विशेष आराधना का नवरात्रि पर्व 7 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। शक्ति की उपासक माता रानी के इस पर्व की शहर के आस्था हृदय स्थल कालिका माता मंदिर सहित अन्य स्थानों पर तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि नवरात्रि के पहले ही प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत देते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश 31 अक्टूबर तक के लिए जारी कर रात 11 से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया। वहीं पूजन के लिए सीमित संख्या के साथ ही सार्वजनिक आयोजन और चल समारोह पर पहले ही प्रतिबंध लगाकर साफ कर दिया कि इस बार भी पर्व का विशेष आकर्षण डांडिया नहीं खनकेंगे। इधर बाजार में मूर्तिकारों ने माता रानी की छोटी बड़ी प्रतिमाओं को आकृति देकर विक्रय के लिए उपलब्ध करवा दी है। शक्ति स्वरूपा की प्रतिमाएं 200 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक बेची जा रही है। कालिका माता नगर निगम द्वारा आयोजित नवरात्रि मेले का आयोजन कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त किया गया है। सड़क किनारे सब्जी बेचकर जीवन यापन करने वाले छोटे व्यापारियों को आए दिन निगमकर्मी और चौराहे पर ड्यूटी करने वाले पुलिस जवान परेशान करते हैं। इन छोटे सब्जी विक्रेताओं की रसीदें काटी जा रही हैं। अतिक्रमण के नाम पर इन्हें हटाए जाने की धमकी दी जाती है। मंगलवार सुबह खास बाजार क्षेत्र में ऐसे ही सब्जी विक्रेताओं को एक पुलिसकर्मी धमकी दे रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी की नजर पड़ी तो उन्होंने इन छोटे सब्जी विक्रेताओं की दिक्कतें देखते हुए पुलिस कर्मियों को जमकर फटकार लगा दी। मालूम है कि नहीं है? नगर निगम रात की गाड़ी की रसीद भी कट रही है, उसकी 10 रुपए की रसीद कट रही है गरीब आदमी की। जो कर ले दूसरे मोहल्ले में, आपका मोहल्ले में कौन सी चार चांद लग रहे हैं, उनकी मर्जी बैठेगी, वहाँ बैठेंगे। आपके यहाँ साइड में रास्ते में बैठने से उनको आपको हटा देते हैं, उनको कह दो भैया हटा दीजिए। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने मीडिया को बताया। कोठारी जी, जो अभी घास बाजार में कुछ विवाद हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, छोटा आदमी सड़क के किनारे बैठकर सब्जी का व्यवसाय करता है। वो 5-10 लाख की दुकान नहीं है और वो 2-4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। उसको नगर निगम उसकी रसीद काटती है। अगर कोई व्यवस्था में संबंधी कोई परेशानी है तो प्रशासन उसका निर्णय लेता है, वो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करके देता है। घास बाजार में कुछ सब्जी वाले मेरे हिसाब से करीब 10-12 सब्जी वाले वहाँ बैठते हैं, वो एक किनारे बैठते हैं, ऐसा नहीं कहीं। उनको एक इन्होंने वहाँ घास बाजार के लोगों ने प्राइवेट गार्ड रख दिया, उनको बैठने नहीं देता है, डराते धमकाते हैं।
गाली गलौज करता है। मैं कल भी निकला तो वो गार्ड को मैंने कहा भैया ये तेरा काम नहीं है, सड़क पर कोई भी अतिक्रमण है, सड़क से लोगों को हटाना है, कुछ भी करना है, प्रशासन का काम है, तू मत कर। और ये छोटे लोग हैं, ये आते हैं 2-4 घंटे धंधा करके चले जाते हैं, इसलिए आप इनको न हटाना। देखने में आया है कि गरीब के प्रति जो एक सहानुभूति होना चाहिए वो नहीं है। उन पूंजीपतियों की गाड़ियाँ सब घाट बाजार में लग रही है, अपने घर के सामने वो लगाते हैं, वो कहेंगे हमारे घर के सामने नहीं बैठे। यार तेरे घर के बाद रोड तेरी बस थोड़ी है भैया, रोड तेरी नहीं है। आज वो उसमें भेद कर रहे थे, मैंने उनको कहा ये तो बैठेंगे, तेरे को अगर एतराज है तो प्रशासन को कहे। और ये देखा जा रहा है कि गरीब आदमी के प्रति एक जो सहानुभूति होनी चाहिए, उसकी कोई हटाना तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं चाहिए, उसकी मदद होना चाहिए, उसकी जगह उसको हटाने के लिए, उसका रोजगार छीनने के लिए वो ज्यादा आंसू देते हैं। गोपाल जी का बड़ा मंदिर के मुख्य पुजारी श्री दौलत राम जी का श्री शरण हो गया है। पुजारी श्री की डोल यात्रा मानव चौक गोपाल जी के मंदिर से बैंड बाजों के साथ भक्तों ने निकाली। दौलत राम जी पुजारी जी ने इस मंदिर को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने हमेशा सनातन धर्म संस्कृति की ध्वजा को थामे हुए धर्म के प्रचार और प्रकाश फैलाते रहे। पुजारी जी के देवलोक गमन पर भक्तों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। बालम ककड़ी ने सालाना की साख को दूर दूर तक फैलाकर एक नई पहचान दी है। यहाँ की मशहूर बालम ककड़ी अनूठे स्वाद के कारण प्रसिद्ध है। आदिवासी अंचल में व्यावसायिक दृष्टि से भी लोग बालम ककड़ी की पैदावार करने लगे हैं, लेकिन मंडी नहीं होने से उत्पादकों को उन्हें अपने दाम नहीं मिलते। वर्तमान में बालम ककड़ी की आमद के साथ साथ जगह जगह दुकानें भी सजना प्रारंभ हो गई। सालाना नगर के राजवाड़ा चौक पर ककड़ी का बाजार लगता है। सुबह 6 बजे से लोग बाजार में ककड़ी विक्रय करने के लिए आना शुरू हो जाते हैं, जो सुबह 9-10 बजे तक आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद स्थानीय व्यापारियों को थोक भाव में देते हैं या फिर सड़क किनारे दुकान लगाकर विक्रय करते हैं। व्यापारी थोक मूल्य पर ककड़ी 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक खरीद रहे हैं। नगर के ककड़ी व्यापारी यहाँ से ककड़ी खरीद कर उज्जैन, देवास, इंदौर, भोपाल, मंदसौर, नीमच के अलावा दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के कुछ शहरों में जाकर ककड़ी का व्यवसाय करते हैं। ग्राम वाली, बड़ी कला, राधा कुंड, एक अंबाखेड़ी गांव की ककड़ी नाम से बिकती है। इन गांव की ककड़ी का स्वाद बेहतर होता है। बालम ककड़ी रतलाम जिले के सैलाना में ही होती है। इसका स्वाद अनूठा होता है। काटने पर अंदर से केसरिया रंग की रहती है। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ककड़ी की पैदावार करने वाले ग्रामीण बताते हैं कि क्षेत्र में कई वर्षों से ककड़ी का उत्पादन होता है। मंडी के अभाव में स्थानीय व्यापारियों ने औने पौने दामों में इसे खरीद लेते हैं। इससे हमें काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। यदि क्षेत्र में कृषि मंडी खुल जाए तब उनको भी लाभ होगा। सैलाना निवासी ओम प्रकाश सोनी बताते हैं। ककड़ी उत्पादक किसान दिलीप निनामा का कहना है कि यहाँ से खरीदते हम आदिवासी लोगों से, किसानों से, और इंदौर, भोपाल जहाँ भी आगे बिक्री होती है, मांग ज्यादा होती है। ये सैलाना क्षेत्र में ही होती है, फिर बाहर कैसे मांग इसकी आ जाती है, क्या कारण है इसका? वो इसमें केसरिया कलर निकलता है, उसके से खाने में टेस्ट अलग रहता है। मालूम है, वो इसी कारण से बिकती है। वहाँ कितना माल आप बेच देते हैं एक सीजन में? एक सीजन में आती है 1000-1500 एक चक्कर की ले जाते हैं हम। एक जन हमारे 4-5 गाड़ी लोड होती है ऐसे बड़ी आइसर। तो भाव क्या रहते हैं यहाँ? तो 100 रुपये, 120 रुपये यहाँ खरीदी हो रही है अभी। 80 इस साल ककड़ी की कम है तो 80। हाँ। और बाहर शहरों में क्या भाव हो जाता है? वो किलो से बेचते हैं वहाँ पे। वो अच्छा, लोग किस बाहर जो खाते हैं लोग तो किस स्वाद के कारण लेते हैं इसको? वो पानी की कमी रहती है, उसकी वजह से ना वो पथरी की बीमारी भी थोड़ा उससे, पथरी की बीमारी के लिए भी अच्छी है ये।
और पानी की कमी होती है तो उससे अच्छा हो जाता है पानी। आप कब से कर रहे हैं ये काम? कब से हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं। तो ये पैदावार केवल सेलाना में ही होती है या कहीं आसपास गाँवों में होती है, सेलाना में नहीं होती, आसपास गाँवों में बेरदा, केलका, चंद्रगढ़, वाली, सरवन, इधर अमरगढ़ सब दूर है, आसपास गाँवों में होती है। तो आप लोग वहाँ से लाते हैं या यहीं आ जाती है? वहाँ से खरीद के लाते हैं हम, उनसे किसानों से तुड़वा के लाते हैं आदिवासी क्षेत्र में से। ये एक ककड़ी का वजन कितना रहता है, कुछ है आइडिया? ये 1 किलो से लगा के 4-5 किलो 6 किलो तक भी हो सकती है।